देखिए, आप सोचिए एक 20 साल की जवान लड़की अस्पताल के आईसीयू के अंदर एडमिटेड है इलाज के लिए। और उसके साथ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ऐसी हैवानियत होती है, बलात्कार होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में जो कलकत्ता के अंदर जो मामला हुआ उसके जैसा मामला है। फ़र्क इतना है कि वहाँ एक डॉक्टर के साथ हुआ तो पूरी की पूरी एमबीबीएस डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी उनके साथ खड़ी हो गई। वो भी ठीक था, उनका खड़ा होना ठीक था। मगर आज क्योंकि ये साधारण सी गरीब परिवार से आने वाली एक मरीज़ है, तो इसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसके बलात्कार और उसकी हत्या की कोई कीमत जो है आज हिंदुस्तान में नहीं है। ये कैसे संभव है कि एक अस्पताल में ऐसा हो जाता है? सीसीटीवी कहाँ थे? अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो कहाँ थे? नर्स हैं, प्रशासन है, सब कुछ कहाँ था? और क्यों सरकार की तरफ से इस खबर के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की गई? क्यों इस सरकार ने इस खबर को दबाने की कोशिश की? एक महिला मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची की मुस्तफ़ाबाद इलाके के अंदर उसी के पड़ोसी ने बहला फुसला के 9 साल की बच्ची को बुला के उसका बलात्कार किया और फिर सूटकेस में मार मार के उसको बंद कर दिया, वो भी मर गई। मुख्यमंत्री गई नहीं मिलने। इससे पहले इतने सारी घटनाएं हो रही हैं, कहीं पे हमने नहीं सुना कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मिलने गई हो या उन्होंने कोई कंपनसेशन अनाउंस किया गया हो। कुछ नहीं। इतनी संवेदनहीन सरकार कैसे हो सकती है? और मेरी जानकारी में ऐसा मामला कभी नहीं हुआ दिल्ली में पूरे इतिहास में कि बलात्कार और उसके बाद मृत्यु। सरकार बनने से पहले कांग्रेस के समय में 2013 में एक मामला है, अक्टूबर का, जब इसी अस्पताल में, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में, एक 20 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। लड़की मृत नहीं हुई, ईश्वर का शुक्र है। मगर ये मामला तो बहुत बड़ा मामला है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग डिमांड भी करें उनसे। देखिए, जब मैं मंत्री था मेरे द्वारा बाकायदा आदेश दिए गए थे कि अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके अलावा जो सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है उनके जवान लिए जाएं। ये बाकायदा मेरे हाथ से रिटर्न ऑर्डर है, ये मेरी तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे जाएं, मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाएं। इनका क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। और अगर इस सरकार ने वो काम रुकवा दिया तो ये कैसे रुकवा सकते हैं उस काम को? और अगर अफसर ने रुकवा दिया तो उस अफसर के ऊपर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है? ये सरकार पूरी तरीके से एक फुलेरा की पंचायत बन गई है। इनको कोई मतलब नहीं है इनकी सरकार में, प्रशासन में क्या हो रहा है। ये अपने जो है, अपने कुछ चीज़ें इन्होंने चुनी हुई है, उसमें लगे हुए हैं। यात्रा अभी शुरू होने वाली है, उसके लेकर उनकी मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की। कहा गया कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। जो रजिस्टर्ड कांवड़ कैंप है, कांवड़ समितियां हैं, उनको 50,000 से 10 लाख तक का। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ठेका बेस्ड रहा, जैसे आप लोग की सरकार में, और उसमें करप्शन के चांसेस ज़्यादा थे, करप्शन होते रहे। 1200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देने की भी बात कही गई है। देखिए, हमारी सरकार के समय जितनी जगह कावड़ कैंप हमने लगवाए, सरकार की तरफ से टेंट की, लाइट की, साउंड की, बिस्तरों की, कूलर की, लाइट की सारी व्यवस्था की जाती थी। सिर्फ जो कावड़ का कैंप चलाने वाला होता था उसको प्रसाद वगैरह की व्यवस्था खुद करनी होती थी। बाकी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार द्वारा किया जाता था और बहुत सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता था कि एक सरकारी कावड़ कैंप का एक स्टैंडर्ड है। वाटर प्रूफिंग होती थी, पगोडा टेंट्स लगते थे। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि जो कावड़ कैंप होते हैं ये कावड़ियों के लिए होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कावड़ियों की सुविधाओं के अंदर कमी आ जाए। आप हर पुराने तरीके को बदलना चाहते हैं क्योंकि आप उसमें कुछ दिखाना चाहते हैं कि हमने ये किया,
और ये हमने ये किया के चक्कर में आपने अस्पताल बर्बाद कर दिए, आपने मोहल्ला क्लिनिक बर्बाद कर दिए, आप स्कूल बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा डर सिर्फ ये है कि इस चक्कर में ये कावड़ की व्यवस्था भी सरकार बर्बाद ना कर दे। कल अभी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने किताब भी लिखी, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री जो उस समय एक तरह से युवा हुआ करते थे, उनके साथ जो प्रताड़ना हुई आपातकाल के दौरान उन जैसे बाकी नेताओं के साथ, उन्होंने ही उस सरकार और उस व्यवस्था का अंत किया 2014 में, और अभी एक डेमोक्रेटिक सरकार काम कर रही है जो आपातकाल के रूप को खत्म कर रही है। आपातकाल की जो प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारों ने लगाई है, उसमें क्या दिखाया है? उसमें दिल्ली में ये दिखाया गया कि जगह जगह गरीब लोगों के झुग्गी झोंपड़ियां बुलडोजर द्वारा तोड़ी गई। आप भी वही कर रहे हो। कल जब आपातकाल की बरसी थी, कल भी आपने वजीरपुर के अंदर करीब 300 गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी, और आपातकाल में जहां झुग्गी तोड़ी गई थी वहां तो उनको तुर्कमान गेट वालों को मेरे यहां कालका जी के अंदर जो है जगह दी गई, जमीन दी गई, रहने के लिए घर दिए गए। आपने तो वो भी नहीं दिया। आप तो उस कांग्रेस की सरकार से भी बदतर निकले। दूसरी आपातकाल की क्या दिखती है कि सब राजनीतिक विरोधियों को एक एक करके जेल में डाल दिया गया। आपने भी वही किया। आपने अरविंद केजरीवाल को डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, संजय सिंह को डाला, पी चिदम्बरम को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला। आपने किसको छोड़ा? तीसरा दिखता है बोलने की आज़ादी नहीं थी। आपने भी बोलने की आज़ादी के ऊपर सारे पहरे लगा दिए। कोई आदमी आपसे सवाल कर लेता है, आप कहते हैं इसका ढूंढो, कुछ इसका कुछ निकालो, कुछ देखो कि कैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इसको जो दबाया जा सकता है। बीबीसी ने आपके खिलाफ स्टोरी कर दी, आपने बीबीसी के ऊपर छापा मार दिया, उसको हैरेस करना शुरू कर दिया। आपने कौन सी कमी छोड़ी? आपने तो जो कुछ उस समय हुआ आपने वो सब करके दिखाया। हाँ, मगर आपके अंदर ये कला है कि आप उनकी बरसी भी मना सकते हैं और आप अपने आप को प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं। दिल्ली में किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और जीता है, ये दिल्ली का हर आदमी जानता है। साड़ियाँ आपने बांटी, जूते आपने बांटे, चप्पल आपने बांटी, सोने की चेन आपने बांटी, पैसे आपने बांटे। आपने क्या नहीं किया? डराया आपने, धमकाया आपने, पुलिस के आपके लोगों ने बंद किया लोगों को। तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। विक्रम सिंह मजीठिया जो अकाली दल के नेता, उनका छापा मारा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके लोग, और उन्होंने खुद सवाल खड़े किए कि जानबूझकर सरकार द्वारा किया जा रहा है क्योंकि सरकार के खिलाफ वो लोग बातें करते रहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम सिंह मजीठिया के पास इतनी संपत्ति है, वो इतनी प्रेस वार्ता करते हैं, बादल साहब के वो ब्रदर इन लॉ हैं। बादल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं समझा रहे थे कि 450 करोड़ रुपए की संपत्ति जो कही जा रही है वो कैसे कमाई, कहां से इतना पैसा आता है? अगर वो ये समझा दें तो पब्लिक की दिमाग में बात समझ में आएगी। और अगर पब्लिक और आप ये नहीं समझ पा रहे, ना समझा पा रहे हैं कि इतनी इतनी संपत्ति आपके पास कहां से आई है, तो सवाल तो उठेंगे।